हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोसिस की सिग्निफिकेंस। लास्ट लेक्चर में हम लोग माइटोसिस की प्रोसेसेस कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब माइटोसिस जितने भी फेजेस में कंप्लीट होती है वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्लियर है? पॉइंट है अपना सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस यानी माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंस होगी टू मेंटेन प्लोइडी या फिर मैं कहूँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम in daughter cell similar to that of parent cell, clear है? similar to that of parent cell, mitosis is required. देखो पहली सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है कि माइटोसिस की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हमें डॉटर सेल के अंदर वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रखनी हो जो पेरेंट सेल में हो। यानी पेरेंट सेल में अगर 10 क्रोमोसोम है, यही 10 के 10 क्रोमोसोम अगर मुझे डॉटर सेल में भी रखने हैं, 2 डॉटर सेल बनाएंगे, दोनों में 10-10 क्रोमोसोम रखने हैं, तो क्या करूंगा? माइटोसिस की हेल्प से सेल डिवीजन करूंगा। क्लियर है? समझ गए? ताकि प्लोइडी या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रह सके। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज माइटोसिस causes that the number of chromosome remains number of chromosome in daughter cell remains similar to that the number of chromosome in parent cell. क्लियर है? क्योंकि माइटोसिस क्या करती है? माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखती है। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। और इसी वजह से सो माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसी वजह से माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्लियर है? इसी वजह से माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। समझ गए? क्लियर है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर क्या है कि ये क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन रखती है। पेरेंट सेल के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज इट इज वही डॉटर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे यहाँ पेरेंट सेल है 2n, ठीक है, और इसके जो 2 डॉटर सेल बनेंगे वो भी सिमिलर एज इट इज 2n वाले होंगे। ठीक है, एज इट इज 2n वाले होंगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को चेंज नहीं होने देती, ये सेल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखता है पेरेंट टू प्रोजेनी। क्लियर है? तो इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। समझ गए? नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? नेक्स्ट और सिग्निफिकेंस होगी कि ऑर्गेनिज्म grows through
माइटोसिस। माइटोसिस की हेल्प से ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। ग्रोथ का मतलब साइज में इंक्रीमेंट होगा, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट होगा। नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट होगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, मतलब एज इट इज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल ही उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जुड़ते जाएंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। क्लियर है ना? नेक्स्ट, माइटोसिस किस में हेल्प करती है? इन कैलस कल्चर। इन कैलस कल्चर, इन कैलस कल्चर माइटोसिस occurs in एक्सप्लेंट। कैलस कल्चर में जो एक्सप्लेंट होगा, कैलस कल्चर मेरा मतलब है टिश्यू कल्चर से, ठीक है? टिश्यू कल्चर में जो एक्सप्लेंट होगा, टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या किया जाता है? एक सेल लेकर के उसकी ग्रोथ करवाएंगे, उसका ही फर्दर डिवीजन करवाएंगे, जिससे हमें नई प्लांटलेट्स मिलेंगी, ठीक है? नई प्लांटलेट्स मिलेंगी। तो ऐसे कल्चर में जो एक सेल लिया गया है वो थोड़ी बहुत ग्रोथ करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है? उसको कैलस बोलते हैं। और कैलस के कल्चर में जो एक्सप्लेंट होता है वो माइटोसिस के कारण ही बना हुआ होता है। उसमें ग्रोथ माइटोसिस की हेल्प से ही होती है। क्लियर है? समझ गए? चलो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो, माइटोसिस helps in replacement of cells like epidermal cells, क्लियर है? RBC एटसेट्रा। इन सेल्स की जो रिप्लेसमेंट होती है ना, मतलब सेल्स डैमेज हो गए या ओल्ड हो गए तो उनको हटा करके वही सेल दोबारा नए लगा दिए जाए, मतलब उन जैसे ही दोबारा नए सेल लगा दिए जाएं, रिप्लेस कर दिया जाए सेल्स को। ये भी माइटोसिस की हेल्प से ही होता है। ये भी माइटोसिस की हेल्प से ही होता है। ये भी माइटोसिस की एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि ये प्लॉइडी या नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर रखेगी, जैसा पेरेंट सेल में होगा वैसे ही डॉटर सेल में प्लॉइडी मेंटेन रखेगी। क्लियर है? 2n का 2n ही होगा। नेक्स्ट, कि माइटोसिस क्या करती है? इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ भी माइटोसिस के कारण ही होती है। कैलस कल्चर में एक्सप्लेंट में ग्रोथ भी माइटोसिस के कारण होती है, और सेल रिप्लेसमेंट में ये भी माइटोसिस का रोल होता है। क्लियर है? समझ गए? चलो वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। हो गया? चलो अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखो। अब जो सिग्निफिकेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो लास्ट है बट नॉट लिस्ट, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? समझ सकते हो मैं इतना प्रेशर क्यों डाल रहा हूं? इसको समझो। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि माइटोसिस मेंटेन या रिस्टोर्स, मेंटेन बोल दो या रिस्टोर बोल दो, रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक या फिर बोलो 1 मिनट, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बोल दो, या फिर तुम लोग कह सकते हो कार्योप्लाज्मिक। कार्यो का मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्मिक, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है? शॉर्ट में KI,
के आई। तो के आई को रिस्टोर करना या मेंटेन करने का काम किसका होता है? किसका होता है? माइटोसिस का। माइटोसिस की हेल्प से क्या होता है? कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन होता है या रिस्टोर होता है। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस मेंटेन्स क्या मेंटेन करके रखती है माइटोसिस? सेल वॉल्यूम एंड सेल सरफेस, सेल वॉल्यूम एंड सेल सरफेस रेशियो। सेल वॉल्यूम और सेल सरफेस का रेशियो भी मेंटेन करके रखती है। ये तो चलो तुम लोगों को समझ आ गया सेल वॉल्यूम सेल सरफेस का रेशियो क्या होता है। क्लियर है? अगर बात करूं कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की, ये क्या चीज है ये समझने के लिए हमें एक थ्योरी समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। तो तुम लोग ये सिग्निफिकेंस निपटाओ, फिर हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। जल्दी पॉज करके नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो अब वो थ्योरी डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को एक्सप्लेन करने वाली, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी है कर्न प्लाज्म थ्योरी। कर्न प्लाज्म थ्योरी, कर्न प्लाज्म थ्योरी। क्लियर है? कर्न प्लाज्म थ्योरी क्या बताती है कि कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसे मेंटेन रहता है। ठीक है, देखो कर्न प्लाज्म थ्योरी में क्या बताया गया कि कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स के आई क्या होता है। देखो के आई क्या होता है, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? के आई है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये सॉरी स्मॉल एन नहीं कैपिटल एन है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वीएन का रेशियो है किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। वो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सेल में से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दो, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? ये है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे निकला? कहां से डिराइव किया? तो वीसी क्या है? वीसी है वॉल्यूम ऑफ सेल। क्लियर है? और वीएन फिर दोबारा वही है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? समझ गए? कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को जब हम रेशियो करते हैं या डिवाइड करते हैं किस चीज से? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म से। वॉल्यूम ऑफ सेल और वॉल्यूम में से माइनस कर दो तुम लोग वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या निकल आएगा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म निकल आएगा। क्लियर है? तो ये कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है। कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है। ये क्या है? देखो ये है कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स, या फिर मैं कहूं इसे और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्लियर है? कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ये होता है। अब इसका इफेक्ट समझना तुम लोग, अब के आई का इफेक्ट समझना। ठीक है? क्या होता है? देखो के आई, के आई, के आई का इफेक्ट, के आई का इफेक्ट होता है किस चीज की वजह से? सेल साइज या सेल ग्रोथ की वजह से के आई पे इफेक्ट पड़ता है, के आई चेंज होता है। ठीक है? कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज होता है। कैसे? तो देखो के आई बढ़ रहा है, के आई बढ़ रहा है मतलब के आई में इंक्रीमेंट है। ठीक है? के आई में इंक्रीमेंट है, इसका मतलब क्या है कि सेल ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है। ठीक है?
के आई बढ़ रहा है, इसका मतलब सेल ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है, सेल ग्रोथ में डिक्रीमेंट है। कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा, इसका मतलब सेल ग्रोथ में डिक्रीमेंट है। अब तुम लोग समझना एक बार रफ सा आइडिया, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है। ये होता है, अगर आसान लैंग्वेज में कहूँ तो कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ओवर द सेल पर न्यूक्लियस का कंट्रोल, ठीक है, सेल पर न्यूक्लियस का कंट्रोल। अब देखो, अगर कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा तो सेल की ग्रोथ कम होगी, ठीक है, और जस्ट अपोजिट है, अगर कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटेगा तो क्या होगा, सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है, सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी। या तुम लोग ये कह सकते हो, सेल की ग्रोथ होने से कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स में कमी आती है और सेल की ग्रोथ कम होने से कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता है। अब तुम लोग इसको रिलेट करो, कैसे ये बात क्लियर कैसे होगी। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, सेल की ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा, VC माइनस VN ये भी बढ़ेगा, यानी साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर सेल की ग्रोथ हो रही है तो साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट होगा ना, क्लियर है, समझ गए। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या हो सकता है, देखो ये साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ा तो KI घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, इसका इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन में इनवर्स इफेक्ट आएगा। अगर कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो तुम लोग यहाँ सेल ग्रोथ की जगह इसे रख करके भी रिलेट कर सकते हो, सेल ग्रोथ की जगह कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स को रिलेट कर सकते हो तुम लोग वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है, कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स को रिलेट कर सकते हो VC माइनस VN से, ठीक है, VC माइनस VN से। अब कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ रहा है, VC माइनस VN घट रहा है, कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट रहा है, VC माइनस VN बढ़ रहा है, ठीक है। और तुम लोगों को पता है सेल की ग्रोथ होगी तो VC माइनस VN यानी साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगी साइटोप्लाज्म की। क्यों? क्योंकि ग्रोथ होगी, साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स साइटोसोल बढ़ेगा, क्लियर है ना, समझ रहे हो। तो ऑल ओवर वॉल्यूम बढ़ेगी साइटोप्लाज्म की। अब वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा, कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स में कमी आएगी, KI घटेगा, यानी न्यूक्लियस का कंट्रोल वीक होगा, कम कंट्रोल होगा। जबकि अगर सेल ग्रोथ रुकेगी, अगर सेल ग्रोथ जो है वो कम होगी, डिक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा, सेल ग्रोथ डिक्रीज होने से क्या होगा, जो वॉल्यूम है साइटोप्लाज्म की, वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वो भी घटेगी और साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम घटेगी। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा, KI बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस का कंट्रोल बढ़ेगा, बेटर कंट्रोल होगा। तो कर्ण प्लाज्म थ्योरी क्या बताती है कि न्यूक्लियस का सेल के ऊपर बेटर कंट्रोल हो, इसलिए क्या होगा कि सेल का साइज छोटा रखना पड़ेगा। सेल का साइज छोटा रखने से मतलब साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम छोटी रखनी पड़ेगी, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम रखनी पड़ेगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम रखनी पड़ेगी, क्लियर है ना, समझ गए। और अगर साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ी यानी सेल का साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस का कंट्रोल घटेगा। मतलब ऑल ओवर मीनिंग ये है कि अगर सेल का साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा, अगर सेल का साइज छोटा होगा न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा होगा, ठीक है, न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा होगा, क्लियर है, समझ रहे हो ना ये चीज। तो एक बार ये निपटाओ फिर हम इसका रिजल्ट लिखते हैं, इसका हो गया। चलो अब रिजल्ट लिखते हैं कर्ण प्लाज्म थ्योरी का।
इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि हम लोग कह सकते हैं जाना जिसने के आई को वो कर्ण कर्ण बोलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? देखो कर्ण प्लाज्म थ्योरी ने क्या बताया। सो फॉर बेटर कंट्रोल over better control of nucleus over the cell the volume of cytoplasm या फिर स्लैश लगा के तुम लोग कह सकते हो साइज ऑफ सेल should be स्मॉल, छोटा होना चाहिए, तब जाकर के न्यूक्लियस का बेटर कंट्रोल होगा। और हम लोगों ने कहा था कि माइटोसिस किस चीज में हेल्प करती है। माइटोसिस हेल्प्स इन मेंटेनेंस या फिर इन रिस्टोरेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या फिर कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स। तो क्या होता है, हेंस बाय माइटोटिक डिवीजन the nucleus gets better control over the cell, clear है? because by mitosis division there is no change in number of chromosomes but due to division size of cell decreases। क्लियर है? देखो क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन के कारण न्यूक्लियस अच्छा कंट्रोल कर पाता है सेल के ऊपर। ठीक है, अच्छा कंट्रोल कैसे कर पाता है? क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता। मतलब यहाँ चेंज ना आने का मतलब मैंने क्या लिखा है कि क्रोमोसोम के नंबर रिमेन्स सेम। यहाँ नो चेंज का मतलब है नो चेंज इन क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम remains same in daughter cell। ठीक है, चेंज ना आने का मतलब यही है कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि छेड़छाड़ी नहीं होगी, डिवीजन हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो छेड़छाड़ की जाएगी बट सेम रखे जाएंगे। ठीक है, उतने ही होंगे जितने पेरेंट सेल में थे, बट सेल का साइज डिक्रीज हो गया। न्यूक्लियस उतना ही है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम उतने ही है ना, कंट्रोलिंग यूनिट, तो न्यूक्लियस उतना ही है, सेल का साइज डिक्रीज हो गया। साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम घटी तो कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स अपने आप बढ़ा, मतलब न्यूक्लियस का बेटर कंट्रोल हो गया सेल के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियस का बेटर कंट्रोल हो गया सेल के ऊपर, ये बताता है हमें कर्ण प्लाज्म थ्योरी। क्लियर है? जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो
अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये थी कर्न प्लाज्म थ्योरी। चलो अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं माइटोटिक डिवीजन, यानी माइटोसिस कंप्लीट हो चुकी है, इक्वेशनल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे रिडक्शनल डिवीजन की। क्लियर है? रिडक्शनल डिवीजन की समझ गए? रिडक्शनल डिवीजन कौन सा है? मियोसिस, यानी मियोटिक डिवीजन। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। मियोसिस, मियोसिस सेकंड पार्ट है। मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो देखो, इन लाइफ साइकिल ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन लाइफ साइकिल ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, in life cycle of diploid organism, the haploid stage is formed by meiosis, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड स्टेज किसकी वजह से आएगा? मियोसिस की वजह से आएगा। ठीक है, मियोसिस की वजह से आएगा। विच वॉज लेटर रिस्टोर्ड बाय फर्टिलाइजेशन, which was later restored by fertilization, जो बाद में फर्टिलाइजेशन के कारण वापस से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, वापस से रिस्टोर हो जाएगा। क्या रिस्टोर हो जाएगा? डिप्लॉयड स्टेज। ठीक है, डिप्लॉयडी जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है ना? तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में अगर हैप्लॉयड स्टेज आ रहा है तो वो कन्फर्म मियोसिस के कारण आएगा। ठीक है, बिना मियोसिस आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? और अगर वापस उसे फिर वही डिप्लॉयड स्टेज मेंटेन करना है तो क्या होगा? ये मेंटेन कैसे होगा? ये मेंटेन होगा फर्टिलाइजेशन की हेल्प से। अब फर्टिलाइजेशन क्यों, कहाँ, किसकी होगी? तो देखो, हैप्लॉयड स्टेज किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में उसके गैमेट्स होते हैं। ठीक है, उसके गैमेट्स होते हैं। अब गैमेट्स बन गए, हैप्लॉयड स्टेज आ गया, गैमेट्स करेंगे फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स होंगे फ्यूज, जिसकी वजह से वापस से डिप्लॉयड स्टेज आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना? ये मियोसिस है। ठीक है, तो मियोसिस क्या है? हैप्लॉयड स्टेज लाने की प्रोसेस, क्लियर है? समझ गए? तो अब देखो मियोसिस की एक पॉइंट और कि देखो, द डिप्लॉयड सेल is called myocyte. The diploid cell is called myocyte. क्लियर है? डिप्लॉयड सेल को मियोसाइट कहा जाता है, which is divided into 4 haploid cells, जो आगे जाकर के 4 हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ टर्म मियोसाइट समझाने का मतलब है, इंपॉर्टेंट टर्म है मियोसाइट। मियोसाइट क्या होता है? वो डिप्लॉयड सेल जिसके अंदर मियोसिस होनी है। ठीक है, जिसके अंदर मियोसिस होनी है, जो आगे जाकर के 4 हैप्लॉयड, 4, ये नंबर याद रखना, 4 हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? चलो, ये हुआ पॉइंट। अब नेक्स्ट कि ये जो डॉटर सेल बन रहे हैं, नोट डाल के लिखना, 10 रुपए वाला डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना नोट। ठीक है, नोट डाल के लिखो कि ये जो डॉटर सेल बने हैं, ठीक है, these all 4 daughter cell
daughter cells are genetically different from each other as well as from their mother cell. ठीक है, ये जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं ना, ये चारों के चारों डॉटर सेल जेनेटिकली एक दूसरे से और अपनी मदर सेल से डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, वेरिएशंस होंगी इनके अंदर, वेरिएशंस होगी। मतलब 4 जो डॉटर सेल बने हैं वो एक दूसरे से भी और अपनी मदर सेल से भी जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंस होंगे। अब ऐसा होने का रीजन, ये जेनेटिक डिफरेंस आने का रीजन क्या है? रीजन है ड्यू टू occurrence of recombination. Due to occurrence of recombination in prophase first of meiosis फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा? रिकम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से ये वेरिएशंस आएंगी, ये जेनेटिक डिफरेंस आएगा। क्लियर है? ये जेनेटिक डिफरेंस, ये वेरिएशंस आएंगी किसकी वजह से? रिकम्बिनेशन, जो कि प्रोफेज फर्स्ट में हो रहा है मियोसिस फर्स्ट के। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में रिकम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से वेरिएशन आएंगी। वेरिएशंस के कारण चारों डॉटर सेल जेनेटिकली एक दूसरे से और अपनी मदर सेल से डिफरेंट होंगी। क्लियर है ना? समझ गए? ये पॉइंट है मियोसिस का। जल्दी से नोट डाउन करो, क्लियर है? तो ये हम लोगों ने डिफाइन किया कि मियोसिस क्या होती है। क्लियर है? अब मियोसिस के बाकी पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। गुड बाय।